मैं सूर्यचंद शर्मा उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम रणथंबोर रोड सवाई माधोपुर। आज हमारा नया विषय लेकर के हम उपस्थित हैं वाक्य रचना। वाक्यों के बारे में हमने जाना। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। तीनों के बारे में हमने विस्तार रूप से पढ़ चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि तीनों वाक्य कैसे होते हैं। वाक्य क्या होता है? वाक्य एक ऐसा सार्थक शब्द समूह होता है जो पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो तथा उसका अपना पूरा आशय प्रकट कर सकता है, वह हमारा वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य हमने जाना कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है अथवा एक कर्ता और एक क्रिया होती है, वह हमारा साधारण वाक्य कहलाता है। वाक्य जैसे हम कह सकते हैं कि वह कल दिल्ली जाए, वह दिल्ली जाता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, राम खाना खाता है। जो साधारण वाक्य है, इस प्रकार के वाक्य। कल जयपुर जाना है, यह भी एक साधारण वाक्य के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि सरल वाक्य के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य में एक ही कर्ता होता है। मैं कहता हूं कि कल जयपुर जाना है, कल जयपुर जाना है। अब एक ही कर्ता आ गया, एक ही क्रिया होगी। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, एक ही कर्ता, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, क्रिया एक होगी आपकी। तो जब इसमें एक ही बात हमारे सामने आती है तो हम आसानी से कह सकते हैं वो हमारा एक सरल वाक्य बन जाता है, वो हमारा एक सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय जो चीज होती है, मैंने आपको बताया कि उद्देश्य ही कर्ता होता है, विधेय क्रिया होती है। हम उसको क्रिया के नाम से भी जानते हैं। यानी कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, वह उद्देश्य अर्थात कर्ता होता है और उसको हम वाक्य में उद्देश्य कहते हैं। तो उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए या कर्ता के विषय में जो कहा जाए, वह क्रिया होती है या विधेय होता है। इस बात को हमने पूर्व में जाना था, पूर्व में पढ़ा था। दोनों के योग से उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, दोनों के योग से एक सरल वाक्य का निर्माण हो जाता है। इसी बात को हमने पूर्ण से जाना था। बात अब हमारी आती है संयुक्त वाक्य की, क्योंकि संयुक्त वाक्य जो जितने भी उपवाक्य होते हैं, वो सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। आपस में जो वाक्य होते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। स्वतंत्र उपवाक्य का तात्पर्य भाषाविदों ने, साहित्यकारों ने क्या बताया है कि इसका प्रयोग भाषा में एक अलग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इसका प्रयोग भाषा में एक अलग स्वतंत्र रूप में किया जाता है। इस वाक्य में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। संयुक्त वाक्य में आए हुए जितने भी उपवाक्य होते हैं वो समान रूप स्तर पर अपने एक उपवाक्य होते हैं। यहाँ पर कोई भी उपवाक्य होता है वो किसी से आपस में एक दूसरे से बड़ा नहीं होता है और न ही आपस में किसी एक दूसरे से छोटा होता है। सभी वाक्य होते हैं अपने आप में समान होते हैं, किसी के छोटा बड़ा नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे मैं कहता हूं कि मोहन जयपुर गया, और जब हम जानते हैं कि वह दिल्ली गया,
दोनों बात तुम्हारे सामने आती है कि मोहन दिल्ली गया और वह जयपुर गया। तो जैसे मैं बाजार गया और पुस्तक लेकर के आया, इस प्रकार की बात जो हमारी है वो पूर्ण रूप से सामने आती है, स्वतः ही हम उसे उसको कह सकते हैं कि वह हमारा जो वाक्य है वो एक संयुक्त वाक्य माना जाता है। फिर संयुक्त वाक्य को जब आगे दृष्टि से हम देखना चाहें, उसको विस्तारित रूप से देखना चाहें, संयुक्त वाक्यों के अंदर भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे संयोजक संयुक्त वाक्य मान लिया, विभाजक संयुक्त वाक्य माना और विरोधवाचक संयुक्त वाक्य माना, परिणामवाचक संयुक्त वाक्य माना। ये सारे जो चीज होते हैं वो आपस में इनके भेदों के अंतर्गत जाने जाते हैं। इनके जो उपवाक्य परस्पर जो संबंध होते हैं उससे जुड़े हैं, इन चीजों से वो जाने जाते हैं। फिर हमने पाठ्यक्रम के आधार पर हमारे जब देखना चाहे तो संयुक्त वाक्य और मिश्र सरल सरल वाक्य केवल दो ही एक ऐसे वाक्य हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में मौजूद है। हालांकि तीसरा जो भेद हमारा आता है, तीसरा जो आता है मिश्र या मिश्रित वाक्य, वह हमारे पाठ्यक्रम में, लेकिन हम इसको जान लें कि संयुक्त वाक्य में जहाँ प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से उपवाक्य होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, मिश्रित होते हैं, शेष उपवाक्य उसके अंदर आश्रित रहने के कारण आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं। जैसे पिताजी ने मुझसे कहा कि पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। तो पहला वाक्य आपस में एक दूसरे वाक्य पर आश्रित है, यानी अन्य उपवाक्य जो प्रधान है उपवाक्य पर आश्रित होने के कारण उसे आश्रित हम उपवाक्य कहते हैं। इस बात का आपको मुख्य ध्यान देना है। लेकिन ये हमारे जो पाठ्यक्रम में आते हैं वो हमारे पाठ्यक्रम से बिल्कुल अलग हट करके ये आ गया है। लेकिन संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य है, ये दोनों ही हमारे पाठ्यक्रम में है। परीक्षा में इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ बोर्ड पर मैं आपको बहुत एक महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। बोर्ड पर आपको मैं प्रश्न मैंने आपको लिखे हैं, इन प्रश्नों में से हमें क्या बताना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है, जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, या तो उसको कर्ता कह दो या उद्देश्य कह दो। उसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। उसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य कह दो या उस चीज को हम क्या कहते हैं, कर्ता। जो भी आप उचित समझो वो आप उसके लिए कह सकते हो, दोनों आपका उचित है और सही है। तो यहाँ जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है, जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है वो वाक्य कैसा होता है, हमारा उद्देश्य वाला वाक्य होता है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या होता है, विधेय के अंतर्गत कौन सा अंग नहीं आता है, विधेय के अंतर्गत कौन सा अंग नहीं आता है। आपने देखा विधेय के अंतर्गत कर्ता वाला जो अंग होता है वो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि विधेय क्रिया बताई गई है। तो यहाँ हम क्या कहते हैं, विधेय के अंतर्गत कौन सा अंग नहीं आता है, कर्ता वाला अंग। क्यों नहीं आता, कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि विधेय जो होता है वह वाक्य में क्या होता है, क्रिया होती है। इस बात को, जिस वाक्य में किसी बात का होना, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए वह वाक्य हमारा कौन सा कहलाता है, वो वाक्य हमारा विधानात्मक, विधानात्मक वाक्य कहलाता है। क्यों कि यहां हमें क्या कहा, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, विधान इस वाक्य के अंतर्गत माना गया है। संयुक्त वाक्य के जो वेदों के अंतर्गत आता है ये कि जिस वाक्य में किसी बात का होना या पाया जाता है, उस होना पाया जाते वाक्य को विधानात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी अन्य के द्वारा आज्ञा दी जाती है उस वाक्य को हम कहते हैं, जिस वाक्य में
किसी अन्य के द्वारा आज्ञा दी जाती है उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं जिसमें आज्ञा दी जाए, जिसमें आज्ञा प्रदान की जाए, वो कैसा वाक्य होता है हमारा? आज्ञात्मक प्रधान वाक्य होता है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस वाक्य के अंदर एक उद्देश्य, उद्देश्य यानी कर्ता और विधेय यानी क्रिया, वो हमारा कैसा वाक्य होता है? वो सरल वाक्य हमारा होता है। मैंने आपको बताया सरल वाक्य की क्या परिभाषा होती है? जिसमें एक कर्ता एक ही क्रिया होती है या एक उद्देश्य एक ही विधेय होता है, वो हमारा जो वाक्य होता है वो कैसा वाक्य कहलाता है? हमारा साधारण वाक्य कहलाता है। तो ध्यान देना इस बात को, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य है वो हमारा कैसा वाक्य कहलाता है? साधारण वाला वाक्य कहलाता है। उसको हम कहते हैं साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। किसी से उसका नाम सरल वाक्य को उसको साधारण बोल दीजिए या सरल बोल दीजिए, दोनों ही एक ही बात है, अलग नहीं है। उद्देश्य को आप चाहे तो कर्ता बोल दीजिए या उद्देश्य बोल दीजिए, क्रिया को आप विधेय कह दो या क्रिया कह दो, क्रिया विधेय दोनों एक ही बात होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना। प्रधान उपवाक्य की, अब हमारी बात समझ में आती है कि प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त वाक्य होते हैं। प्रयुक्त कहते हैं प्रयोग में आने वाले, प्रयुक्त कहते हैं प्रयोग में आने वाले। ये बात आपको ध्यान रखना है कि प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त वाक्य को संज्ञा, हम जो कहते हैं किसी वाक्य को संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। क्या वाक्य कहते हैं? उसको हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। उसको हम कहते हैं कौन सा? संज्ञा उपवाक्य। ये आपको समझना है, इस बात पे पूर्ण रूप से ध्यान देना है। तो 6 प्रश्न हमारे सामने आए, 6 प्रश्न हमारे है। उसके आगे अगला जब हम प्रश्न को देखना चाहें 7वां वाला, वो अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ 7वां प्रश्न क्या है, उसमें क्या आएगा। यह प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला उपवाक्य कहा जाता है। क्या? कि उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला उपवाक्य कहा जाता है, वो विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। ऐसा विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले उपवाक्य होते हैं उनको हम विशेषण वाले उपवाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाला प्रधान उपवाक्य होता है, उस क्रिया की विशेषता बताने वाला उपवाक्य कहलाता है क्रिया विशेषण वाला उपवाक्य। तो हम लिखते हैं कौन सा? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण वाला उपवाक्य, हम उसको क्या बोलते हैं? ये वाक्य बोलते हैं। अर्थ की दृष्टि से हमारे 9 प्रश्न का उत्तर बनता है क्या? कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से हमने जाना है। अब अर्थ की दृष्टि से विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आपका और प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार जब वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य की हम पहचान करना जानते हैं, पहचान करना अगर सीखना चाहे, देखना चाहे, तो हम क्या देखते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो हमारे ये प्रकार हैं वो वाक्य में इस प्रकार से अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार इसमें बताए गए हैं। जब हम वाक्य की रचना के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है, पूरा हम जान जाते हैं, तो हमारी चीज सारी है वो पूर्ण रूप से समझ में आ जाती है, हम उस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। तो वाक्य के अंदर इन क्रियाओं का होना, बातों का प्रदान करना, ये हमें पूर्ण रूप से आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं
कि हमारे जो वाक्य हैं उसकी पहचान करना हम पूर्ण रूप से जान गए हैं, पूर्ण रूप से समझ गए हैं। जब तक किसी चीज का ज्ञान नहीं होता हम कुछ नहीं जान सकते। तो संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य, ये हमारे जो पाठ्यक्रम के आधार पर हमने जाने, इनके आधार पर हमने सीखे। अब अर्थ की दृष्टि से समझेंगे। अर्थ की दृष्टि से आपके 8 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से आपने देख लिया कौन से, कि सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। या अर्थ की दृष्टि से देखते हैं विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयात्मक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, इच्छासूचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार से इनको हमें पूर्ण रूप से याद करना होता है, पूर्ण रूप से इनकी जानकारी हमें आनी चाहिए, वो आपको होना चाहिए। आपसे मैं ये देखना चाह रहा हूं, एक बात ध्यान से देखना, कि माना जाए विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं। मैंने एक वाक्य बोला, विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं। अब विधि के जहां नियम शब्द आया हुआ है, वो नियम नहीं, विधि के विधान बड़े कठोर होते हैं, वो आपका बिल्कुल सही वाक्य बनेगा। क्योंकि नियम एक अलग पहचान बन जाती है। अब वाक्य को शुद्ध करने का तरीका जो था वो हमारा ऐसा बनता है। ये भी चीज हमें शुद्ध लेखन में भी आनी चाहिए, शुद्धता के रूप में उस चीज को जानना चाहिए। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। वाक्य को दूसरी बात मैं आपको ये देखना चाह, अर्थ की दृष्टि से वाक्य में हम किस प्रकार से जाने, जैसे ईश्वर को आपका कार्य, ईश्वर करे आपका कार्य पूरा हो, जैसे मैंने एक वाक्य बोला, ईश्वर करे आपका कार्य पूरा हो। अर्थ की दृष्टि से ये किस प्रकार का वाक्य माना जाता है? ईश्वर करे आपका कार्य, अर्थात इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है इसमें। कौन सा? इच्छा सूचक वाक्य है। इच्छा का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है, इच्छा जागृत हो रही है। कौन सी इच्छा है? कि इच्छा हमारी ये है कि ईश्वर तुम्हारा काम पूरा करे, ऐसी मेरी आपसे इच्छा है। ऐसे समझ में? जैसे मैं कहता हूं आपकी यात्रा मंगलमय हो, कौन सा वाक्य आएगा? आपकी यात्रा मंगल में हो। ये भी एक इच्छा सूचक वाक्य, या मेरी क्या इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगल में सफल हो। कैसे बादल घिरकर आए, यहाँ जब वाक्य आता है तो हम विस्मयादिबोधक वाक्य को हम क्या कहते हैं? विस्मय, हा, ओहो, जो ऐसा, और उसमें उसके चिन्ह लगाया हुआ होता है। मैं आपको कहता हूं कि जैसे मैंने यहाँ किया, ओहो, और लिखने के बाद यहाँ मैंने इस प्रकार से चिन्ह लगा दिया, तो हम कहते हैं इस चिन्ह को देख करके, इस पहले वाले शब्द को देख करके, ओहो कैसे बादल घिर कर आए हैं, ओहो ये कैसी दशा हो गई है। तो इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं वो हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं अर्थ की दृष्टि से। कल मैं जयपुर गया था, कल मैं जयपुर गया था, कौन सा वाक्य आ गया आपका? विधानवाचक, विधान है, उस समय का कार्य किया है उसने, तो ये कहलाएगा। शायद मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं, शायद शब्द आया, शायद मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं, यानी कि उसमें मुझे संदेश है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो शायद से, अर्थात इसमें कौन सा शब्द आता है? संदेहवाचक वाक्य अंतर्गत माना जाता है। तो इस प्रकार से आपस में एक दूसरे से वाक्य की पहचान करना, अर्थ की दृष्टि से वाक्य को पढ़ करके और अर्थ की दृष्टि से उसके भेदों में जानना कि इसमें इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है, विस्मय का भाव प्रकट हो रहा है, संदेह है इसमें, विस्मयादि बोधक है, या किसी और का संकेत किया गया है। तो इस प्रकार से आपको एक एक चीजों को समझना, और जो है आपको आगे, जैसे मान्य जय मैं कहता हूं कि अपनी अपनी यथानुसार नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी अपनी यथा आस्था, या अपनी अपनी आस्था आस्था के अनुसार नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। क्या है इसमें? आज्ञा है। प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित अध्ययन करना चाहिए, ये क्या दी जा रही है? आज्ञा दी जा रही है। क्या दी जा रही है? इसका आज्ञावाचक वाक्य बनाए। तो इस प्रकार से उसको हम बना सकते हैं आसानी से। किसी चीज को देखना चाहें कि हम बदलना चाहें तो कहते हैं कि जब वाक्य को बनाया जाता है कि अपने अपने नित्य प्रार्थना, तो अब उसको बनाओ, कैसे बनाएंगे इसको? आज्ञा सूचक वाक्य मैं कहता हूँ
प्रश्न आगे मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी को अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी अध्ययन करो। आज्ञा दी मैंने, या मैंने कहा कि अपनी अपनी आस्था अनुसार नित्य प्रार्थना करो। करो शब्द दे दिया मैंने, आज्ञा उसमें मैंने दे दी गई है, वह हमारा आज्ञा वाला वाक्य बन जाता है। जैसे क्या वह जयपुर जाएगा, प्रश्नवाचक बन गया ना, क्या वह जयपुर जाएगा, वह प्रश्नवाचक वाक्य हमारा बन जाता है। इस प्रकार का हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो वाक्य को बनाना और उनको समझना बहुत ही जरूरी होता है, तब जाकर के वो चीज़ हमारी सरल बन जाती है। आज हमने वाक्य रचना के बारे में जाना कि वाक्य में एक एक चीज़ों को हमने विस्तार से लिखना, प्रश्न के माध्यम से समझा कि कौन सी चीज़ कहाँ सही उपयुक्त हो रही है। प्रश्न बना करके इन प्रश्नों को जो मैंने आपको बोर्ड पर दिए हैं, बोर्ड पर लिखाए हैं, वह प्रश्न सभी विद्यार्थियों को कॉपी के अंदर लिखना है और याद भी करना है। ये वाक्य रचना से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण बनाए हुए हैं। उनको अगर आप सही तरीके से कर पाओगे तो मैं निश्चित कहता हूँ वाक्य रचना को आप बहुत कुछ समझ जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। कल और नया विषय लेकर के उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।